प्रिय मित्रों, एक दर्शक ने या पाठक ने रिक्वेस्ट की है कि मैं अमरजीत साड़ा, हालांकि ये केस मैंने नहीं किया, लेकिन मैं अमरजीत साड़ा जो यंगेस्ट सीरियल किलर इंडिया में हुआ है उसके बारे में कुछ चर्चा करूं। अमरजीत साड़ा बिहार में मुंगेर के साइड में एक गांव में 1998 में पैदा हुआ और 8 साल की उम्र तक उसने 3 मर्डर कर डाले। तीनों मर्डर बच्चों के थे। पहला मर्डर उसने अपने कजन सिस्टर, जिसको उसकी आंटी लेकर के आई थी, उसको मारा, उस बच्चे को मारा, लेकिन उसको छुपा लिया गया इस क्राइम को और पुलिस को कोई खबर नहीं की गई। दूसरी बार उसने अपनी ही सिस्टर जो 7-8 महीने की थी उसको मार दिया। इस बार भी घर वालों ने कोई उसकी पुलिस में शिकायत नहीं की। तीसरी बार उसने एक अनजान लेडी जो स्ट्रॉलर में अपने बच्चे को लेके आई थी और उसको कहीं काम था, तो एक पेड़ के नीचे क्योंकि बच्चा सो रहा था छोड़ के चली गई और उसको अकेला देख इस अमरजीत साड़ा ने उसको भी मार दिया। उसका मेथड एस्फिक्शियल और साथ में ब्रिक्स यूज करने का रहता था। अब तीसरी बार क्योंकि वो लोग उनसे संबंधित नहीं थे तो उन्होंने पुलिस को खबर की और पुलिस ने उनको, उस लड़के को पकड़ लिया। इस अपराध को जो बच्चों द्वारा किया जाता है उसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी थ्रू आउट वर्ल्ड मानव जाति में रिपोर्ट की गई है और बहुत पहले ही एक कानून बना दिया गया था जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए, जो दुनिया में हर जगह किसी न किसी रूप में, कहीं कुछ एज कम हो सकती है, कहीं कुछ एज ज़्यादा हो सकती है, वो बनाया गया। क्योंकि ये माना गया कि बच्चा जो है वो अपने अपराध के लिए उसमें इतनी समझ नहीं है कि अपने अपराध का अपराध बोध कर सके, यानी कि निर्णय कर सके राइट एंड रॉन्ग में। और रीजनिंग जो है, क्योंकि बिना रीजनिंग के आप राइट एंड रॉन्ग का डिसाइड नहीं कर सकते, और ये माना जाता है कि रीजनिंग का फुल डेवलपमेंट 18 साल की उम्र में जाके होता है ऑर्डिनरली। लेकिन ये एज डेलिक्वेंसी की वेरी करती है, कहीं 18 है, कहीं 16 है, कहीं 17 है, कहीं थोड़ी नीचे भी है। तो इस उम्र तक माना गया कि उसमें जो पावर ऑफ रीजनिंग एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, ये ग्रोइंग पीरियड है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, जन्म के बाद 6 साल तक बच्चे का ब्रेन 95% डेवलप हो जाता है। 5% जो बचती हैं 22 साल की उम्र में जाके होता है, लेकिन वो 5% बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारे जितने दिमाग में सर्किट्स बनते हैं, आफ्टर ऑल हमारी मेमोरी और सब एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एक बायोलॉजिकल फॉर्म में स्टोर होती है। तो उस सब के लिए ब्रेन में अलग अलग हिस्से जो काम करते हैं, उन सब की परिपक्वता जो है वो 22 साल की उम्र तक, 21-22 साल तक वो पूरा परिपक्व हो जाता है। और इसी परिपक्वता में उसमें राइट एंड रॉन्ग का सेंस डेवलप हो रहा होता है, फुली डेवलप नहीं होता, रीजनिंग डेवलप नहीं होती, ये सब नहीं होती है। लेकिन 6 साल की उम्र तक बाकी सब चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो हैं वो 95% के करीब ब्रेन की डेवलप हो जाती है।
इसलिए दुनिया में सबने डिसाइड किया गया कि भाई एक कट ऑफ एज बनाई जाए, जो हिंदुस्तान में जैसे 18 साल है, तो 18 साल के व्यक्ति ने अगर अपराध किया जाता है तो उसको जुवेनाइल कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है। और उस बच्चे को जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है, उसको रिफॉर्मेटरीज में भेजा जाए, यानी बाल सुधारक गृह में भेजा जाए। और भेजने के बाद जब वो 18 साल का हो जाए, जहाँ उसको शिक्षा दी जाए, यहाँ उसको सिखाया जाए राइट एंड रॉन्ग का, और पूरा उसको अटेंशन दे करके, और 18 साल की उम्र में उसको छोड़ दिया जाए। प्रैक्टिकल में सादा पे भी, अमरजीत पे भी यही हुआ। उसको 2007-8 में जब बाहर के किसी आदमी को, पहले तो दो उसने फैमिली में मर्डर किए थे, दोनों बच्चियां थी, 7-8 महीने की थी, हेल्पलेस थी, दोनों को, एक को स्ट्रंगल किया, एक को स्मोदर किया, ठीक है, तीसरी बच्ची को भी उसने स्ट्रगल किया। लेकिन क्योंकि बाहर के पेरेंट्स होने के कारण उन्होंने पुलिस को खबर की और वो पकड़ में आ गया और ट्रायल हुई, जुवेनाइल ट्रायल। अच्छा, इनकी ट्रायल के लिए भी अलग कोर्ट होते हैं, उनको बोलते हैं जुवेनाइल ट्रायल और जुवेनाइल कोर्ट। और उस जुवेनाइल कोर्ट में भी वैसे नहीं प्रोसीडिंग्स होती जैसे कि आम कोर्ट में होती है। ये एक साधारण सा इनफॉर्मल कोर्ट होता है, और जिसमें जुवेनाइल जज बैठते हैं, प्रोसिक्यूशन से भी होता है, वो भी होता है। लेकिन वहाँ पे होता है कि प्रोस्टल स्कूल में क्या ट्रेनिंग दी जाएगी इसको, या जो जुवेनाइल स्कूल्स हैं उसमें क्या दी जाए, बाल सुधार गृह में किस तरह से कहाँ भेजा जाएगा, ये सब बातें वहाँ पे निश्चित की जाती हैं आफ्टर डिस्कशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। हमारे पास अक्सर ऐसे बहुत से बच्चे आते थे जो जब ऊपर ज़्यादा उम्र की स्टेज में आ जाते हैं 15-16 साल में, तो ये कई बार डिस्कस करना मुश्किल होता है, पर्टिकुलर जब अच्छा नोटिशन है कि 18 साल का हुआ या नहीं हुआ। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करके हम बताते हैं कि वो 18 साल का हुआ कि नहीं है। अगर 18 से ऊपर है तो उसकी ऑर्डिनरी कोर्ट में ट्रायल होगी, 18 से नीचे है तो फिर वो ऑर्डिनरी जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा। इस जुवेनाइल एक्ट में काफ़ी परिवर्तन अब आए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ केसेस हुए और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। जो परिवर्तन आप देख सकते हैं, नेट पे भी अवेलेबल होंगे, सब जगह अवेलेबल होंगे। अब कारण ये है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट जिनको हम बोलते हैं, ये बनते कैसे हैं। जैसे मैंने कहा कि 6 साल तक बच्चे का दिमाग, जो ब्रेन है, बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है। इस पीरियड में उसको मैक्सिमम ममता, प्यार, केयर और गुड एजुकेशन, कंपनी, समाज, हर दृष्टि से, हर तरफ से उसको अटेंशन की नीड होती है। और जैसी उसकी केयर है वैसा ही व्यक्ति बनेगा। अब अगर उसकी केयर ठीक से नहीं हो रही, उसको प्यार, ममता, केयर, इंडिविजुअल, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट देखिए, आपके बच्चे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पर हर बच्चे की अपनी एक इंडिविजुअल 100% रिक्वायरमेंट है, उसकी एक 100% एक्सपेक्टेशन है। उसके लिए हर उसका पेरेंट 100% है। आपके 4 बेटे हैं तो आप 25% उनको प्यार दे रहे हो, एक अलग बात है, पर हर बच्चे की जो डिजायर है वो 100% है। उसी तरह से समाज से जो एक्सपेक्टेशन है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग से जो एक्सपेक्टेशन उसके हैं, स्कूलिंग और एजुकेशन के जो उसके एक्सपेक्टेशन है, वो 100% है। लेकिन जहाँ पे उसको ये 100% नहीं मिल सकता, जहाँ पे उसकी अपब्रिंगिंग डिफेक्टिव होती है, जहाँ उसकी अपब्रिंगिंग प्रॉपर नहीं हो सकती, वहाँ पे उसके मानसिक विकास जो दिमाग का है वो भी प्रॉपर नहीं होता। दूसरा फैक्टर रहता है इसमें न्यूट्रिशनल। खाना पीना इस पीरियड में बहुत अच्छा होना चाहिए, दूध वगैरह और प्रोटीन, सब ये न्यूट्रिएंट्स जितने भी है, विटामिन, सब ये इसको प्रचुर मात्रा में मिलने चाहिए। तीसरा होता है कोई भी टॉक्सिक या डेफिशिएंट, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जैसे देखा गया जो खिलौनों से बच्चे खेला करते थे पुराने टाइम में, और फिर पेंट, लेड पेंट होता था, तो उनमें लेड
कि स्लोली स्लोली पॉइजनिंग मुंह में डालता है बच्चा खिलौना है। तो जो पेंट के अंदर कोई अगर ब्रेन पे इफेक्ट करने वाली चीज़ है, मरकरी है, लेड है और है, तो वो बच्चे के मुंह में चली जाएगी। तो इसलिए पेंटेड खिलौनों को मना किया जाता है आज भी कि भाई उनसे मत खेलो। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी खिलौने नेचुरल वे में हैं, पुराने टाइम के जो हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खिलौने थे, वो ही आइडियल खिलौने आज भी हैं। क्योंकि आज इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, आप कुछ ही बनाए, कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन उससे होगा ही, कुछ ना कुछ तो बच्चे के मुंह में एक्स्ट्रा चीज़ जाएगी ही, और जो भी ब्रेन के डेवलपमेंट में फ़र्क डालेंगे। बहुत से कंट्रीज में स्टडी हुई है, कहीं लेड का, कहीं पे मरकरी का, कहीं आर्सेनिक का, कई तरह का। उसके अलावा जो वो खाना जिस प्रकार का खा रहा है, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो जो उसके दिमाग पे इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो उसका खाना भी बड़ा बैलेंस्ड और सात्विक होना चाहिए, जिससे कि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर वे में, एक ह्यूमन वे में हो। अब होता यह है कि जहाँ ज़्यादा बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स केयर नहीं कर पाते इनकी, न खाने की केयर होती है, ना इमोशनल केयर होती है, न ही उनको न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। और जो टॉक्सिक चीज़ें एनवायरनमेंट में है, एनवायरनमेंट तो सारा आजकल टॉक्सिक है, न उसको अवॉइड करने के या उसको मिनिमाइज करने के कोई किसी तरह के साधन उपयोग में आते हैं। तो ये सब फैक्टर्स काफ़ी हैं एक एबनॉर्मल मानसिकता डेवलप करने के लिए। इसके अलावा क्योंकि आजकल अर्ली स्कूलिंग हो जाती है और बहुत से पेरेंट तो अपने घर में ठीक है शोर मचा रहे हैं तो स्कूल भेज दो, तो स्कूल में भी बच्चा क्या लर्न कर रहा है, दूसरे उसके साथी कैसे हैं, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है, कोई उसको बुली तो नहीं कर रहा, कोई बच्चा गलत बातें तो उसको नहीं सिखा रहा दिमाग में, ये सब भी उसको बहुत इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा उसकी पर्सनल नीड्स, हर बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो उसके एनवायरनमेंट से उसमें डेवलप होती है। जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा उसकी वैसे ही नीड्स डेवलप करती जाएंगे और उसी तरह से उसका व्यवहार बनता जाएगा। तो उसकी सराउंडिंग्स, स्कूलिंग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। उसका एक्सपोजर, किस प्रकार के लोगों से आप एक्सपोजर दे रहे हैं वह भी है। क्या आप उसको अकेले ही रख रहे हैं तो सामाजिक समझ उसको आएगी नहीं, सामाजिक प्यार उसको मिलेगा ही नहीं। अगर उसने कि मासी का प्यार नहीं देखा या अपने मामी का प्यार नहीं देखा तो फिर तो उसका जीवन एक बहुत अजीब ग्रीब में हो जाएगा। अगर उसने अपने एक घर में केज करके रखा या एक झुग्गी झोंपड़ी में देखकर वहीं बैठ गए जहाँ पर कोई इंटरेक्शन का संभव ही नहीं है, तब वो भी उसके सामाजिक व्यवहार के डेवलपमेंट में एक व्यवधान डालेगा। इसके साथ बच्चे के साथ वैसा ही हुआ है। उसका विकास, उस पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, फैमिली है, खाने का कोई रेगुलर साधन नहीं है, कोई इमोशनल देने की परिपक्वता नहीं तो परिवार में होगी, कोई पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझ ही नहीं है, उनका सामाजिक संदर्भ भी वैसा ही है। तो उस परिस्थिति में उसके दिमाग के अंदर, उसमें मानसिकता में कुछ ना कुछ उसका भ्रमित होना निश्चित सा होता है। तो वो बच्चा वहीं पे साइकोलॉजिकली भ्रमित हो जाता है और एबनॉर्मल जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की तरफ अग्रसर होता है। इसीलिए उसका कंडक्ट जो होता है, व्यवहार जो होता है, वो एबनॉर्मल होता चला जाता है। इसे बहुत समझने की जरूरत है। जुवेनाइल डेलिकेसी को नॉन पनिशेबल सिर्फ इसलिए रखा गया कि यह एक समाज की जिम्मेदारी है, खाली पेरेंट्स की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है हर बच्चे को प्रॉपरली डेवलप होने की फैसिलिटी देना। और अगर उसको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो फिर उसमें उसका क्या कसूर है? उसका कसूर नहीं है, इसलिए उसको रिफॉर्मिटीज में या
बाल सुधार गृह में भेजा जाता है 18 साल तक कि जहाँ पे उसके व्यक्तित्व को डेवलप किया जाए। अब कितना वहाँ डेवलप होता है फिर एक प्रश्न है, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में इस मामले में बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो बाल सुधार गृह हैं वो कितना रोल प्ले करते हैं, वो बच्चे की मानसिकता को सुधारते हैं या और स्टिफ कर देते हैं। इसका मूल्यांकन समय समय पे होते रहना चाहिए, समाज को करना चाहिए। कितने बच्चे एक स्कूल में रखे जाएं, कितने प्रोपोर्शन टीचर हों, कैसा क्या उनको फैसिलिटीज दी जाए, कैसे उनका असेस किया जाए, इन परिस्थितियों को कैसे असेस किया जाए कि उन बच्चों का वहाँ पे प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। तो वही अमरजीत साडा के साथ हुआ। 2007 में उसको एज ए पनिशमेंट भेज दिया गया। मुंगेर में एक रिफॉर्मेटरी स्कूल में बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और उसके बाद 2016 में जब उस 18 साल की उम्र में वो आया तो उसको छोड़ दिया गया और आज उसका कहीं अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। नेचुरली वो किसी अपने दूसरे नाम से दूसरी आइडेंटिटी के साथ में जी रहा होगा, लेकिन उसकी मानसिकता में कितना विकास हुआ है, क्या वो नॉर्मल स्थिति में आ चुका है या अभी भी वो पर्सनालिटी किसी न किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर से या मिसकंडक्ट बिहेवियर जिसे कहते हैं, है ना, या मिसकंडक्ट में अभी तक भी लगा हुआ है, या अभी भी उसके बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, ये अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन पता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ठीक से उनकी केयर करें, प्रॉपर केयर करें, उनको अच्छा व्यवहार, खाना, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग दें, जिससे कि वो नॉर्मल तरीके से समाज में बड़े हो सके और एक अच्छे नागरिक बन के समाज की सेवा कर सके और अपने लिए एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। इसीलिए मैं फैमिली प्लानिंग को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ, खास करके उस तबके को जिनके पास जीवन के साधन बहुत सीमित हैं। उनके लिए तो स्ट्रिक्ट कानून भी अगर हो तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह की कोई खराबी होगी। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, ये हमारे राजनीतिज्ञों का विषय है, उन्हें इस पर सोचना चाहिए। समाज का एक लार्ज स्केल पे विषय है, उन्हें सोचना चाहिए। जो परिस्थितियाँ मैं देखता हूँ अपने चारों तरफ, उसमें इस तरह के इंसिडेंट के पोटेंशियल के सिवाय मुझे कुछ और नज़र नहीं आता। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ में। ये टॉपिक मेरे शेड्यूल में नहीं था, लेकिन क्यों ये रिक्वेस्ट की गई मेरे को, तो मैंने सोचा मैं अपने विचार इस पे जरूर रखूं। धन्यवाद।